This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं हेडलाइंस को। कोरोना का होगा कमबैक, राजस्थान सरकार होली पर जारी कर सकती है गाइडलाइन। सीएम गहलोत बोले, चीन में तेजी से फैल रहा कोरोना, पिछली 3 लहरों से सबक ले केंद्र सरकार। उदयपुर में हिस्ट्री शीटर ने दूसरे बदमाश को साड़ी पहना कर नचाया, कपड़े उतार कर काटा केक। काचरापीट अखाड़ा, न जात न धर्म न लड़का न लड़की, यहाँ सब पहलवान विश्व को सबसे कम उम्र का ब्लैक बेल्ट चैंपियन ये दे चुके। राजस्थान में टीचर भर्ती डॉक्टर इंजीनियर बनने से ज्यादा मुश्किल, 5 परीक्षाओं की बाधा को पार करना होगा। जब तक रीच पास नहीं होगी, बार बार एग्जाम देना होगा। बाड़मेर में दिल्ली घुमाने से इनकार किया तो पत्नी ने फौजी की धुनाई। सेना का जवान बोला, किसी और से फोन पर बातें करती है, मना करो तो लड़ती है। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के मामले कम होते देख अभी सरकारों और इससे जुड़े विभागों ने थोड़ी राहत की सांस ली ही थी कि एक बार फिर इस खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। कोरोना के वापस आने के खतरे को भांपकर फिर से सजग होना होगा। कहीं लापरवाही हमें फिर वहीं खड़ा न कर दे। तो क्या कोरोना वापस आ रहा है? सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि चीन में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जब दुनिया भर में कोविड के मामले कम हुए हैं, तब चीन में कोविड केस बढ़ना चिंताजनक है, क्योंकि 2 साल पहले कोरोना वायरस की शुरुआत भी चीन से हुई थी। भारत सरकार को चीन के हालातों को देखकर वहां से आने जाने को कंट्रोल करने पर विचार करना चाहिए। पहले आई कोविड की 3 लहरों से सबक लेकर कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। ऐसे में माना यह जा रहा है कि गहलोत सरकार होली पर कोविड प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारत में होली के त्योहार से पहले चीन में बढ़े कोरोना के केसों ने राजस्थान सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री गहलोत आम जनता से कोविड प्रोटोकॉल के साथ होली का त्योहार मनाने की अपील भी कर सकते हैं। केवल राजस्थान में होली पर अलग से गाइडलाइन निकालने पर जनता में क्या मैसेज जाएगा, इसकी भी चिंता सरकार को है। इसलिए केंद्र सरकार से चीन में बढ़ते कोरोना केसेस को ध्यान में रखकर लापरवाही नहीं बरतने का आग्रह किया गया है। जानकारी के मुताबिक गहलोत ने राजस्थान में भी कोरोना के मामलों को लेकर मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों और सीनियर डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट से फीडबैक लिया है। सभी मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ही कलेक्टर्स, डिविजनल कमिश्नर्स, होम डिपार्टमेंट के अफसरों से भी कोरोना की स्थिति और प्रोटोकॉल की पालना पर चर्चा की जा रही है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक संडे को वहां कोरोना के 3122 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं। शनिवार को 1524 केस रिकॉर्ड हुए हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। लोगों से फेस मास्क लगाने और बार बार अपने हाथों को धोने की भी अपील की गई है। चीन ने एक दिन पहले ही 90 लाख की आबादी वाले चांगचून शहर में लॉकडाउन लगाया है। बीजिंग में आने वाले लोगों के न्यूक्लिक एसिड टेस्ट को कंपलसरी कर दिया गया है। शहर में एंट्री करने के 7 दिनों तक लोगों के पब्लिक प्लेस पर जाने, ग्रुप में खाने पीने और सभाओं में शामिल होने पर भी रोक लगाई गई है। उदयपुर में बदमाशों को अब डर कहां, बदमाश खुलेआम गुंडागर्दी करने लगे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। गोवर्धन विलास का आदतन अपराधी बॉबिन कालबेलिया ने अपने पड़ोस में रहने वाले बदमाश आकाश कालबेलिया का पहले तो अपहरण कर लिया, फिर उसे होटल में ले यहां नंगा कर उसकी कमर पर केक रख कर काटा। बॉबिन ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर इसका वीडियो भी बना लिया। मामला रविवार रात का बताया जा रहा है। देर रात सोशल मीडिया पर इसे शेयर भी कर दिया गया। अब वीडियो के आधार पर गोगुंदा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो में बदमाश उदयपुर पिंडवाड़ा के गोगुंदा हाईवे पर टोल नाके से पहले शराब के नशे में धुत कुछ युवक तलवारें लहराते नजर आए। गाली गलौज करते हुए दूसरे गुट के लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। ये वीडियो भी बॉबिन के साथ ही ने बनाया है। पूरी कहानी कुछ यूं है कि गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के 2 गुटों में आपसी रंजिश है। एक गुट इंदिरा कॉलोनी निवासी बॉबिन कालबेलिया का है, वहीं दूसरा गुट आकाश कालबेलिया का है। बॉबिन आकाश का किडनैप कर शहर से दूर एक होटल में ले गया, जहां पहले उसे साड़ी पहनाकर डांस करवाया गया, बाद में कपड़े उतारकर उस पर केक रखकर काटा गया। आकाश और बॉबिन दोनों ही गोवर्धन विलास थाने के हिस्ट्री शीटर हैं और एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। पुलिस अब दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। दोनों अपने घरों और संभावित ठिकानों से गायब है। इस मामले में रविवार देर रात को वीडियो सामने आने के बाद गोवर्धन विलास और गोगुंदा पुलिस ने अपने अपने स्तर पर पड़ताल की। कई होटल्स के बाहर सीसीटीवी भी चेक किए गए। गोवर्धन विलास थानाधिकारी चेल सिंह ने बताया कि दोनों अपराधी इस क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर हैं। फिलहाल किसी मामले में वे वांटेड नहीं है, फिर भी कई जगह पर पता किया मगर वे नहीं मिले हैं। वहीं
गोगुंदा थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह ने बताया कि टोल नाके सहित कई जगहों पर सीसीटीवी चेक किए गए हैं। इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। बदमाशों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, पकड़कर पूछताछ करेंगे। बता दें कि गोवर्धन विलास थाने में बॉबिन और मोबिन के खिलाफ कुल 20 केस दर्ज हैं। इसमें 5 मामले मारपीट के हैं, बाकी नकबजनी, लूट, चोरी के हैं। वहीं आकाश के खिलाफ रात में चोरी, लूट की नियत से मारपीट, नकबजनी, लूट के कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं। अब इस तरह की घटनाएं शहरवासियों को भी भयभीत करती हैं। जब अपराधी तत्व इतने आराम से घूम कर इस तरह की वारदात कर जाते हैं तो आमजन की सुरक्षा पर सवाल तो उठते ही हैं। राम कहो, रहमान कहो, चाहे कृष्ण कहो या साईं, ये एक मशहूर प्रेरक भजन का मुखड़ा है। सभी धर्म प्रेरणा देते हैं कि तरीके भले ही अलग अलग हों, ईश्वर के घर की ओर जाने का रास्ता एक ही है। अजमेर के किशनगढ़ की काचरिया पीठ और उससे सटी हुई मस्जिद मदरसे का भी रास्ता एक ही है। मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को भी मंदिर में आकर पानी से गुरेज नहीं है। वहीं हिंदू भी ईद पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। पीठ के अखाड़े में मुस्लिम बच्चों के साथ एक बालिका भी दांवपेच सीखती है। एक मुस्लिम बालिका ने प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में रजत पदक तक जीता है। धार्मिक त्योहार पर्व भी सभी मिलजुल कर मनाते हैं। यह मिसाल 150 साल से लगातार चल रही है। किशनगढ़ में 23 साल पहले हुए दंगे में भी हिंदू और मुस्लिमों के संबंधों में कड़वाहट नहीं आई। कला, संस्कृति, सौहार्द और खिलाड़ियों का शहर, इनमें से ज्यादातर खिलाड़ियों को मैदान दिया है काचरिया पीठ व्यायामशाला ने। 250 साल पहले साधु संतों के लिए खोली गई इस व्यायामशाला में पिछले 45 सालों में अब तक महिला पुरुष पहलवान करीब 220 से ज्यादा राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तरीय पदक जीत चुके हैं। ये व्यायामशाला इसलिए भी खास है कि इसने एक साथ कई सामाजिक विकारों को भी धोबी पछाड़ देती है। जात, धर्म, लिंग भेद, अशिक्षा, संकोच सबको धोया है। इसी अखाड़े की खिलाड़ी पदक विजेता पहलवान है शाहीन और यास्मीन रंगरेज। कालू कठात सहित और भी कठात पहलवान इस अखाड़े के दमदार खिलाड़ी हैं। मोनू चौधरी, मेपा चौधरी, राजश्री यादव, सुमन गुजर, सुप्रिया पारेख, मोनिका चौधरी, आयुषी सोनी, सुनीता चौधरी, यास्मीन रंगरेज, कुमकुम पारेख, मीनाक्षी सोनी, पूजा सोनी, कृष्णा सेन, जयश्री सेन स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। सबके सब पढ़ाई में भी चुस्त दुरुस्त है। श्रीराम जाट, दुर्गालाल गुजर, दीपक नायक राष्ट्रीय व राज्य मैदान मार चुके हैं। चंद्रशेखर शर्मा, नारायण, हरदेव गुजर, भैरू सिंह धाबई, सामरमल, बलबीर, सुरेश, विष्णु सिंह, विष्णु, ओम, मुकेश मालाकार, महेंद्र मरोठिया, सुरेश माली, संदीप गुजर, धीरज हरिगौड़, दीपक नायक, विजय गुजर स्टेट विनर हैं। 250 साल पहले विक्रम संवत 1839 श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी जयंती के दिन पीठ के संस्थापक अनंत विभूषित भगवान देवाचार्य महाराज ने इसकी स्थापना की थी। तब इस व्यायामशाला में केवल साधु संतों द्वारा को मल्ल विद्या एवं शस्त्र विद्या सिखाते थे। 1976 में बालकृष्ण देवाचार्य ने अखाड़ा सबके लिए खोल दिया। 1999 में अनमोल ने सबसे कम उम्र में ब्लैक बेल्ट चैंपियन बनकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और 2022 में यहाँ के महिला पुरुष पहलवानों ने 220 पदक जीत लिए और नए रिकॉर्ड की तैयारियां जारी है। यही तो है सच्चा भारत। अगर आप भी रीट परीक्षा दे चुके हैं या आपका कोई करीबी रिश्तेदार इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो आप इस बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि राज्य में यह पहली बार है कि ग्रेड 3 टीचर्स की भर्ती के लिए 2 तरह के नियम चल रहे हैं। रीट लेवल 1 को पार करने वाले अभ्यर्थियों को उनके अंक के आधार पर सीधे नौकरी दी जा रही है। वहीं लेवल 2 के कैंडिडेट्स को परीक्षा कैंसिल होने के कारण फिर से देनी होगी। इसके बाद फिर शिक्षक भर्ती की परीक्षा देनी होगी। ऐसे में रीट लेवल 2 के करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी सफल होने के बाद भी भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जबकि लेवल 1 की परीक्षा देने वालों को अगले कुछ दिन में नियुक्ति आदेश मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है। दरअसल रीट 2021 लेवल 2 की परीक्षा रद्द होने के बाद से इस भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने रीट की पात्रता को आजीवन कर दिया, लेकिन बेरोजगारों पर भर्ती परीक्षाओं का बोझ कम करने के बजाय और बढ़ा दिया है। अब राज्य में ग्रेड 3 टीचर बनने के लिए 5 परीक्षाओं की बाधा को पार करना होगा और इसके बाद भी ये तय नहीं है कि कैंडिडेट्स को नौकरी मिल जाएगी या नहीं। इससे यह परीक्षा डॉक्टर, इंजीनियर के एग्जाम से भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। पिछले 10 साल में शिक्षा विभाग ने टीचर्स भर्ती के नियमों में 5 बार बदलाव किया है। बार बार बदलते नियमों के बीच बेरोजगार असमंजस में है कि अगली परीक्षा किस नियम से होगी। सबसे पहली शिक्षक भर्ती के साथ जुड़े थे टेट के अंक। वर्ष 2011 और 12 में हुई भर्ती के दौरान मुख्य भर्ती परीक्षा के साथ 20% अंक टेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के जोड़े गए थे और इसके बाद जिला स्तर पर मेरिट बनी। अब जिला स्तर के बजाय राज्य स्तर पर मेरिट बन रही है। दूसरा, फिर रीट के अंक बने इसमें आधार और इसके बाद शिक्षक भर्ती नहीं करवाई गई, बल्कि सीधे रीट के आधार पर ही नियुक्ति दे दी गई। जिला स्तरीय मेरिट के बजाय सीधे राज्य स्तर की मेरिट बनी।
2016 की भर्ती में तो लेवल 2 में ग्रेजुएशन के नंबर भी जोड़ दिए गए। यहाँ रीट के 70% और ग्रेजुएशन के 30% अंक जोड़कर मेरिट बनाई गई और अब ये भर्ती के 2 पायदान जोड़े गए हैं। टीचर बनना अब डॉक्टर या इंजीनियर बनने से भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एक डॉक्टर को 12वीं के बाद नीट और उसके बाद सीधे MBBS करनी होती है। इसी तरह इंजीनियर को भी 12वीं के बाद JEE की परीक्षा देनी होती है और इसके बाद सीधी डिग्री होती है और उसी आधार पर नियुक्ति भी मिल जाती है। इसके विपरीत टीचर बनने के लिए 12वीं के बाद DLED या ग्रेजुएशन के बाद BEd करनी होती है। इसके बाद रीट की परीक्षा देनी होगी। रीट में सफल होने के बाद बार बार परीक्षा देनी होगी और इसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा देनी होगी। उसमें भी अगर मेरिट में नंबर आता है तो ही टीचर बनने का अवसर मिलेगा। छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की पत्नी और उसके भाइयों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। उसकी गलती बस इतनी सी है कि उसने पत्नी को दिल्ली घुमाने ले जाने से इनकार कर दिया। पत्नी को यह बात इतनी बुरी लगी कि उसने फोन कर पीहर वालों को वहां बुला लिया और कमरे में बंद करके लोहे के सरिये से उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित पति ने पत्नी सहित 6 लोगों के खिलाफ बाड़मेर के सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बाड़मेर शहर निवासी चूनाराम इंडियन आर्मी में सर्विस करता है। पोस्टिंग लेह में सिपाही पद पर है। जनवरी में 2 महीने के लिए छुट्टी पर घर आया था। 11 मार्च को पत्नी नौजी देवी ने दिल्ली घूमने की इच्छा जाहिर की और इसके लिए 50,000 रुपए मांगे। चूनाराम ने बच्चों की परीक्षा का हवाला देकर दिल्ली ले जाने से मना कर दिया और इस पर पत्नी नाराज हो गई। पत्नी ने भाई को फोन कर दिया। भाई 5 लोगों के साथ आ धमका। पत्नी और उसके भाई के साथ आए लोगों ने चूनाराम को कमरे में बंद कर दिया और जमकर पीटा। करीब 4-5 घंटे पिटाई के बाद पत्नी और उसके पीहर वाले वहां से भाग गए। 12 मार्च की रात मामला दर्ज करवाया गया। चूनाराम का कहना है कि मेरी पत्नी किसी और से फोन पर बातें करती है। जब भी मना करता हूं तो दहेज के केस में फंसाने की धमकी देती है। थाने में रिपोर्ट भी दी थी। जब भी छुट्टी आता हूं लड़ाई करने लगती है। 2 दिन पहले भी घूमने जाने के लिए 50,000 रुपए मांगने लगी। मना किया तो भाइयों को बुलाकर मुझे पीटा। SP दीपक भार्गव ने बताया कि पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित का मेडिकल भी करवा दिया गया है। पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है। इससे पहले पत्नी की रिपोर्ट पर पति चूनाराम को पाबंद किया गया था। राजस्थान के अलवर से सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की बड़ी खबर है। लापरवाही भी इतनी बड़ी कि सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कुछ भी हो सकता था। यहाँ एक गांव के सैकड़ों लोग 4 दिनों तक उस टंकी का पानी पीते रहे जिसमें बंदरों के शव तैरते मिले। जैसे ही ये खबर लोगों को पता चली वैसे ही हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, ये खबर सुनने के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने मदद करने के बजाय मोबाइल बंद कर लिए और इसके बाद अब गाँव में पानी को लेकर दहशत फैल गई है। लापरवाही का ये मामला अलवर के थानागाजी गाँव का है। हाल ही में घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब लोगों को पीने के पानी में से बदबू आने लगी। लोगों ने तय किया कि वे टंकी की जांच खुद करेंगे। ग्रामीणों ने जैसे ही टंकी के ऊपर पड़ी टूटी टिन को हटाया तो उनके होश उड़ गए। टंकी के पानी में 8 मरे बंदरों के शव तैर रहे थे। ये मंजर देखने लोगों की भीड़ वहां लग गई। जानकारी के मुताबिक इस टंकी का पानी 750 से ज्यादा लोगों ने पिया है। टंकी की आखिरी बार सफाई 4 साल पहले 2017 में हुई थी। बता दें कि ये टंकी बहुत पुरानी है और इस पर ढक्कन तक नहीं है। टूटी टीन से इसे कवर किया जाता है। अगर इस टंकी को साफ किया जाए तो इसमें कई अन्य मरे हुए जानवर और पक्षी मिल सकते हैं। गाँव वालों ने बताया कि जब बंदर टंकी में कूदे होंगे तो उन्हें निकलने की जगह नहीं मिली होगी और डूब गए। ये मंजर देखने के बाद ग्रामीण डरे हुए भी हैं और गुस्से में भी हैं। उनका कहना है कि जलदाय विभाग के अधिकारी जबरदस्त लापरवाही कर रहे हैं। जब इन लोगों को फोन लगाए गए तो मोबाइल बंद मिले। न वे पानी पर ध्यान देते हैं और न ही टंकी की सफाई पर। शवों वाला पानी पीने के बाद कुछ भी हो सकता है, लोगों की जान तक जा सकती है। इस मामले को लेकर नगरपालिका का कहना है कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यह पानी की टंकी जलदाय विभाग के अंतर्गत आती है। टंकी पर सफाई की तारीफ करीब 4 साल पुरानी है। टंकी को ढक्कन के बजाय टूटी हुई टीन से ढका गया है। राजस्थान अजूबों का खजाना है। यहाँ ऐसी अनोखी चीजें हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने अक्सर स्टेशनों को रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जाते हुए सुना होगा, लेकिन राजस्थान नागौर में एक ऐसा स्टेशन है जिसे आम लोग चलाते हैं। बात कर रहे हैं जालसू नानक हाल्ट रेलवे स्टेशन की। यह देश का इकलौता ऐसा स्टेशन है जिसे ग्रामीण चलाते हैं। नागौर जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर जालसू नानक हाल्ट रेलवे स्टेशन देश का एक खास रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन रेलवे द्वारा नहीं बल्कि क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा चलाया जाता है। ग्रामीण टिकट बेचते हैं, स्टेशन चलाते हैं और इसके रखरखाव में भी लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, जालसू नानक हाल्ट स्टेशन से रेलवे को हर महीने करीब 30,000 रुपए तक की आमदनी हो जाती है। दरअसल ग्रामीण करीब 17 सालों से इस स्टेशन का संचालन कर रहे थे। रेलवे की एक पॉलिसी के तहत जोधपुर रेल मंडल के तहत आने वाले कम रेवेन्यू के स्टेशनों को बंद करने का फैसला लिया गया। इसी के तहत 2005 में जालसू नानक हाल्ट स्टेशन बंद कर दिया गया और इस फैसले का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। करीब 11
12 दिन तक ग्रामीणों ने धरना भी दिया। फिर रेलवे ने गांव वालों के सामने शर्त रखी कि स्टेशन को शुरू करना है तो गांव वालों को ही इसे चलाना होगा। रेलवे ने कहा कि उन्हें हर महीने 1500 टिकट और प्रतिदिन 50 टिकट बेचना होगा। गांव वाले भी इस शर्त को मान गए और स्टेशन उनका हो गया। राजस्थान के नागौर जिले का जालसू नानक हॉल्ट एक फौजियों का गांव में बना है। कहा जाता है कि इस गांव में हर दूसरे घर में एक सैनिक है। एक जानकारी के मुताबिक इस गांव में 200 से ज्यादा बेटे सेना, बीएसएफ, नेवी या एयरफोर्स में हैं, जबकि 200 से ज्यादा फौजी रिटायर हैं। करीब 45 साल पहले इस हॉल्ट स्टेशन को फौजियों और उनके परिवारों के लिए शुरू किया गया था। 1976 में जालसू नानक हॉल्ट स्टेशन को स्वीकृति मिली और इसके बाद रेलवे ने एक छोटी सी कुटिया बनाकर एक हॉल्ट शुरू कर दिया। बताया जाता है कि 2001 में इस स्टेशन में कोई सुविधा नहीं थी। तब उस समय के सरपंच ने एक हॉल और बरामदा बनाया। ग्रामीणों ने चंदा जमा कर प्याऊ घर बनाया, रंग रोगन कराया। रेलवे की शर्त के मुताबिक गांव वालों ने चंदा जुटाकर रेलवे का एक महीने का पूरा 1500 टिकट खरीद लिया था। टिकट काटने के लिए गांव के ही एक शख्स को 5000 महीने की सैलरी दी गई थी। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर अध्यापक ठान ले तो मुश्किल भी नहीं है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोडेवाला के शिक्षक पंकज शाह ने। राज्यपाल से सम्मानित टीचर ने बताया कि ज्वाइनिंग के पूर्व इस विद्यालय में 12 छात्रों का नामांकन था, जो आज बढ़कर 50 तक पहुंच गया है। अपने खर्चे से 200 से ज्यादा पाठ्य सामग्री तैयार की है। लॉकडाउन के दौरान बच्चों को ऑनलाइन क्लास के जरिए गणित और हिंदी को आसानी से सिखाई। इतना ही नहीं, उनके बनाए TTLM यानी कि टीचर टीचिंग लर्निंग मटेरियल से पूरे ब्लॉक के स्कूलों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़कर अपने मंजिल को हासिल करने वाले सरकारी टीचर पंकज शाह ने स्कूलों में पढ़ाई की जो व्यवस्थाएं देखी वो कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। शाह शुरू से ही चाहते थे कि सरकारी स्कूलों के पढ़ाई का सिस्टम बदलने के साथ लोगों की सरकारी सिस्टम के प्रति सोच भी बदले। आखिरकार 7 जनवरी 1995 में सरकारी टीचर की नियुक्ति ने वो अवसर दे दिया जहां शिक्षा के सरकारी सिस्टम में बदलाव की पहल की। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रशिक्षण एवं नवाचारों के माध्यम से डाइट के अधिकारियों, यूनिसेफ के अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों के सहयोग से स्मार्ट स्कूलों का सपना सच हो रहा है। इसके लिए विशेष प्रयासों की कड़ी में घुमक्कड़ जातियों के बच्चों को स्कूल से जोड़ा, नामांकन बढ़ाया, राजकीय विद्यालय कैसे होने चाहिए इस पर पल्लवन पुस्तक का प्रकाशन किया। इस विद्यालय को प्राइवेट की तर्ज पर बनाने के लिए SMC यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोग से 2.5 लाख की राशि जुटाकर बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग स्मार्ट टॉयलेट, बागवानी, कक्षा कक्षों में प्रोजेक्टर और स्मार्ट टीवी सहित कई सुविधाओं को विकसित किया है। पंकज शाह ने बताया कि आगामी लक्ष्य गुणवत्ता युक्त शिक्षण के साथ स्कूल के नामांकन को बढ़ाना है। वर्तमान में वॉश इन स्कूल प्रोग्राम के तहत विद्यालय में शौच व्यवस्था में बदलाव, योजना के तहत विन्यास समुदाय और यूनिसेफ की मदद से आकर्षक शौचालय का निर्माण भी करवाया गया है। ये सारा बदलाव सिर्फ 6 महीने का है। पूरे विद्यालय सहित प्रधानाचार्य कक्ष में बालकों के शिक्षण सामग्री युक्त सामग्री से ही सजाया गया, ताकि जहां भी बच्चा स्कूल परिसर में बैठे तो सिर्फ पढ़ाई करता नजर आए। खेल खेल में ही शिक्षा को महत्व दिया जाता है। इस विद्यालय में पक्षियों को दाना पानी देने के लोहे का स्टैंड भी लगवाया गया है। पीने के पानी के लिए RO और हाथ धोने के लिए टंकी की अलग व्यवस्था की गई है। लापिया स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल में 17 महीने ही सेवा देने का अवसर मिला था। इस दौरान स्कूल में TLM सामग्री का निर्माण, आदर्श कक्षा कक्षों का निर्माण, आदर्श पाठकों के प्रस्तुतिकरण पर वीडियो फिल्म भी बनाई। गोट महुड़ी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक में 23 साल इन्होंने सेवाएं दी और इस समय में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल में ग्राउंड से भवन निर्माण, शौचालय निर्माण और दानदाताओं के सहयोग से विभिन्न बाल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी के लिए विशेष प्रयास किए। सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल में 4 दीवारी का निर्माण करवाया और SMC के सहयोग से स्कूल बिल्डिंग के आसपास के जमीन विवाद को निपटारा भी करवाया। इस स्कूल में किए गए प्रयासों ने टीचर को राज्य स्तर पर ख्याति भी दिलवा दी। जब भी कोई निर्माण कार्य होने वाला होता है तो उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं। वादे तो यूं कहें कि 7 जन्मों के कर दिए जाते हैं तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन हकीकत का इन वादों, इन घोषणाओं से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। विश्वास नहीं तो इस केस को ही ले लीजिए। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा से गलियाकोट मार्ग पर पुनर्वास कॉलोनी स्कूल के मैदान के पास PWD द्वारा पैचवर्क का कार्य 9 मार्च को किया गया था। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पैचवर्क कार्य में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर सही तरीके से कार्य नहीं करने की आशंका के चलते खासी नाराजगी जाहिर की और कार्य को रुकवा दिया। उस समय मौके पर PWD के सहायक अभियंता रमेश पाटीदार को बुलाया गया और उन्हें फटकार लगाते हुए कहा गया कि इस तरह के घटिया कार्य नगर पालिका क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जिस पर सहायक अभियंता ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, इस पैचवर्क की 1 साल की गारंटी देता हूं। मात्र 5 दिन बीतने के बाद इस पैचवर्क के चिथड़े उड़ते दिखाई दिए, जो आपकी नजरों के सामने हैं। जनता के पैसे को पानी की तरह बर्बाद होते देखकर आते जाते लोगों ने भी खासी नाराजगी जताई।
मैंने देखा पेच वर्क का कार्य, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार ये गुणवत्ता में कुछ ये थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं कमी लग रही है मुझे इस मटेरियल में। मैं वहाँ पर उतरा, मैंने देखा मटेरियल, मैंने देखा उस ठेकेदार से मैंने बात की। जो ठेकेदार यहाँ कहीं आसेला गांव के हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा भाई ये कौन करवा रहा है? तो उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हम ये सारे पेच वर्क के कार्य करवा रहे हैं। और मैंने स्वयं ने जाकर के उस मटेरियल को देखा तो मुझे उसकी गिट्टी और उसके डामर पे बहुत शक हुआ कि न तो ये डामर अच्छा वापर रहे हैं, डामर के बदले में कोई ऐसा कोई ऑयल था जो उसके अंदर गिट्टी के अंदर मिक्स करके डाल रहे थे वो, और गिट्टी भी इतनी उच्च गुणवत्ता की नहीं थी। फिर मैंने एक्सीएन साहब से बात की, अयन साहब से बात की। अयन मिस्टर रमेश पाटीदार करके हैं, वो वहाँ पर आए और मैंने उनको कहा कि ये आप इस तरह का कार्य नहीं करें, क्योंकि ये मेरी नगर पालिका क्षेत्र का मामला बनता है और मैं तो कम से कम मेरे क्षेत्र के अंदर ऐसी घटिया सामग्री का कार्य मैं करने नहीं दूंगा। और मैंने तत्काल जो है एक्सीएन साहब से बात की। एक्सीएन साहब ने मुझे विश्वास दिलाया कि नहीं, ये इसका गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाएगा और हम इस कार्य को उच्च क्वालिटी के मटेरियल से हम बनाएंगे। मगर जब कल मैंने एक वीडियो देखा हमारे लोकल न्यूज़ सागवाड़ा न्यूज़ के द्वारा, उसमें डाला गया था कि ये गिट्टी जो लगाई गई और जो पेच वर्क किया गया वो 6 दिन के अंदर उखड़ गया, और वो उसके सड़क के ऊपर से बीच में उखाड़ते हुए सड़क के वो पेच वर्क के जो पीस थे, जो पोरे बोलते हैं, उसको निकाल करके उसने बताया कि साहब 6 दिन के अंदर उखड़ गया है। जबकि रमेश पाटीदार करके ये ने मौके पे आया था और उसने गारंटी दी थी कि इस बारिश की मैं गारंटी लेता हूँ, और 6 दिन के अंदर ये हो गया है। मैंने माननीय कलेक्टर साहब को भी ये वीडियो भेजा है, डूंगरपुर कलेक्टर साहब को भी। बाबा खाटू श्याम ने सोमवार को सज धज कर रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। बाबा श्याम के इस नीले घोड़ों वाले रथ को खींचने और उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई। बाबा श्याम जिस रथ पर नगर भ्रमण पर निकले उसे भी फूलों से सजाया गया। रथ यात्रा मंदिर से दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर श्याम कुंड, शनि मंदिर, हॉस्पिटल रोड होते हुए पुराना बस स्टैंड से कबूतर चौक होते हुए 2 घंटे बाद वापस मंदिर पहुंची। इस दौरान बाबा श्याम ने 1.25 किलोमीटर नगर भ्रमण किया। नीले घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण पर खाटू श्याम जी निकले थे। बाबा श्याम के इस नीले घोड़े वाले रथ को खींचने और उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई। इधर बाबा खाटू श्याम का लक्खी मेला अब पूरी तरह से परवान चढ़ चुका है। पिछले 2 साल में जहां कोरोना की पाबंदियों के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ कम रही, वहीं इस साल 6 मार्च से शुरू हुए बाबा खाटू श्याम के मेले में अब तक करीब 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आज एकादशी के मौके पर खाटू में 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। माना जा रहा है कि मेले में ये अब तक की रिकॉर्ड भीड़ होगी। आज एकादशी के मौके पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होनी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते सीकर कलेक्टर ने इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। बाबा श्याम जिस रथ पर नगर भ्रमण पर निकले उसे फूलों से सजाया गया। बाबा श्याम के लक्खी मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब खाटू में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक नजर जा रही है वहां श्रद्धालु हाथ में निशान लेकर पैदल चलते हुए बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। वहीं रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। आलाधिकारी लगातार मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट हैं। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप और जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी मेले में व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सभी जगह कलेक्टर एसपी खुद विजिट कर रहे हैं। पुलिस जवानों को साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्थाओं पर नजर रखी जाए। सुरक्षा को लेकर भी हर जगह पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।